बीएससी क्लास से रिलेटेड हम जैव अकार्बनिक चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम और कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का क्वेश्चन जो रहने वाला है वो है हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश साहू। आपका मेरे यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री पर स्वागत है। तो देखते हैं हीमोग्लोबिन में निम्न तथा उच्च चक्रण संकुल को समझाने के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको कैसे समझाएंगे। निम्न चक्रण और उच्च चक्रण संकुल अब क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको ही होगा ही। हम इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या तो ट्रांजिशन मेटल का जो केमिस्ट्री होता है उसमें हम डिस्कस करते हैं। इसको एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसमें निम्न और उच्च चक्रण का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। चलिए इसी को डिस्कस करते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन जो यहाँ पर मेटल के रूप में पाया जाता है और उसी पर किस प्रकार से ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका आंसर आप कैसे करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे इसकी प्रक्रिया क्या होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है, मेनली तो यही है, ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन द्वारा जब ऑक्सीजन वाहक की ये जो क्रिया होती है ये उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड भी कर सकता है और ऑक्सीजन को रिमूव भी कर सकता है। इसका कुछ प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन को इजीली बाइंड कर सकता है और रिलीज कर लेता है। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जब बंधा होता है तो हम इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। हीमोग्लोबिन को जब वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता हीमोग्लोबिन में, तो अब हम इसको डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें जो हाई स्पिन और लो स्पिन का कॉन्सेप्ट कैसे आता है इसको देखते हैं। ठीक है, हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट हम किसको बोल सकते हैं, जैसे कि इसमें हम आयरन में अगर बात करें तो आयरन में हम देखेंगे ये जो हीमोग्लोबिन में आयरन Fe2 कंडीशन में होता है, मतलब इसमें 3D पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4s पर 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी को जब आप डब्बा के रूप में बनाते हैं तो आप यहाँ पर कुछ ऐसा बनाओगे, EG सेट इसका कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसका T2G सेट बनाते हैं तो कुछ तीन खाना इसमें रहने वाला है। ठीक है, मैं इसको हाई स्पिन और लो स्पिन का कॉन्सेप्ट कुछ हम देखते हैं तो कुछ ऐसा रहेगा। ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या होता है इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। अच्छा, अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स रहता है तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहती है, मतलब इसमें पेयर्ड नहीं करना है आपको। जैसे कि 6 इलेक्ट्रॉन डालना है तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, यहाँ पर चौथा, ये पांचवा और यहाँ पर ये छठवा। ठीक है, कुछ ऐसा हम यहाँ पर फील कर सकते हैं। अगला, जैसे कि अगर ये लो स्पिन का कॉम्प्लेक्स रहता अगर, तो लो स्पिन में हम क्या करते, ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन और ये आपका हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो रहा है और ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कुछ ऐसा उसमें इलेक्ट्रॉनिक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा निकल के आएगा। अब इसी को हम आगे देखते हैं। जब ये जो हीमोग्लोबिन है, जब ये डीऑक्सीजनेटेड रहता है, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसको हम डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानेंगे। ठीक, तो ये जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कंडीशन में रहता है तो उस कंडीशन में जो आयरन 2 है वो हाई स्पिन स्टेट में रहता है, उच्च चक्रण अवस्था में ये पाया जाता है। ये उच्च चक्रण Fe2 की जो त्रिज्या होती है निम्न चक्रण जो Fe2 होगा उससे अधिक होगा। मतलब क्या बोला जा रहा है, इसमें जो यहाँ पर जो हाई स्पिन हम देखें, अगर मैं यहाँ पर आयरन के बारे में बात कर रहा हूँ Fe2+, तो इसका जो रेडियस होगा वो बड़ा होगा, और जो लो स्पिन में हम देखते हैं Fe2+, एक मिनट, तो यहाँ पर इसका रेडियस छोटा होगा। ये रेडियस बड़ा है और इसका रेडियस छोटा है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, इसके पीछे का रीजन देखेंगे तो इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो dx² - y² में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो dx² - y² होता है वो z एक्सिस नहीं है। z एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बात करते हैं, इसमें से एक आपका dx² - y² होगा। ठीक है, कोई सा भी एक ले सकते हैं, दोनों का एनर्जी सेम होता है। इस कारण से ये कक्षक का ये पाए जाने के कारण से
ये जो लिगेंड की तरफ झुकाव हो जाता है, ठीक है। ये जो dx² y² जो कक्षक है, इसका झुकाव लिगेंड की तरफ जाएगा। इस कारण से यह कक्षक पोरफायरिन के नाइट्रोजन लिगेंड परमाणु की तरफ ये डायरेक्टेड हो जाएगा, उधर निर्देशित हो जाता है, ठीक है। अतः यह पोरफायरिन के छिद्र में उच्च चक्रण के अवस्था में देखेंगे तो धातु आयन का आकार बड़ा हो जाता है और ये नाइट्रोजन के अंदर जो पोरफायरिन रिंग होता है उसमें जाकर ये फिट नहीं होता है। अतः ये नाइट्रोजन का जो तल से लगभग ये 0.70 एंगस्ट्रॉन से ऊपर उठ जाता है और वर्ग पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है ये, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं, ये जो पिक्चर में देखेंगे तो ये पिक्चर में क्लियरली समझ में आएगा। इतना पॉइंट को आपको देखना है। अभी ये डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म है, इसमें ऑक्सीजन बाइंड नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पोरफायरिन रिंग है, पोरफायरिन रिंग हम पिछले का और डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखना चाहें पोरफायरिन रिंग को, तो हम यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ और देखते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि अगर पोरफायरिन रिंग अगर देखें तो पोरफायरिन रिंग कैसे होगा, तो इसमें एक नाइट्रोजन इधर है, एक नाइट्रोजन, जैसे कि ये वर्ग समतली संरचना होती है कुछ ऐसा, ठीक है। पोरफायरिन रिंग के बारे में हम पिछले कई क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ नाइट्रोजन और ये सब नाइट्रोजन किसका है, ये जो पोरफायरिन रिंग होता है उसी का ही ये नाइट्रोजन है। अब इसमें यहाँ पर जो इसका साइज है, ये जो छिद्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला छिद्र, इस छिद्र में ये आयरन प्रॉपरली फिट नहीं हो पाता, ठीक है, प्रॉपरली फिट नहीं हो पाता। इस कारण से ये आयरन इस तल से 0.7 एंगस्ट्रॉन से ऊपर रहेगा, ठीक है, इतना ऊपर रहता है। अब यहाँ से ये जाकर इस प्रकार से बाइंड करता है आयरन के साथ, ये आपका आयरन है, ठीक है। इसी पॉइंट को हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें जब स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं तो कुछ इसी प्रकार से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जब हम देखते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, ये पोरफायरिन रिंग का नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है। आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है तो कुछ इसी प्रकार से करना है, जिसमें आयरन इस तल से लगभग इस तल से, अगर इसको मैं एक तल ले लूँ तो इस तल से यहाँ तक का डिस्टेंस देखा जाए तो 0.70 एंगस्ट्रॉन से ये ऊपर हो रहा है, क्लियर। तो ये डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होगा, तब इसका साइज बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा हो गया तो ये उस पोरफायरिन रिंग के छेद में ये फिट नहीं हो पाने के कारण से ये ऊपर से ये नाइट्रोजन को अप्रोच या पोरफायरिन रिंग या लिगेंड को अप्रोच करने का कोशिश करेगा। इस कारण से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्क्वायर प्लेनर ना होकर ये क्या हो जाएगा, वर्ग पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ ये 4 और ये जो क्या बोलते हैं इमेडाजोल रिंग है, ये आपका ग्लोबिन प्रोटीन से मिलता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कोऑर्डिनेशन होता है। जब ये इस पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बाइंड कर लेगा। अब अगला इसमें हम देखते हैं, अभी तक हम सिर्फ पोरफायरिन रिंग से बाइंड किए थे। अब जब ये ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो हम इसको ऑक्सीजनेटेड बोलेंगे। तो जब ये उपसंयोजित होता है तब लिगेंड क्षेत्र की जो प्रबलता है वो ज़्यादा होती है और ज़्यादा होने के कारण से इसमें जो चक्रण होगा वो पेयरिंग हो जाएगा, युग्मन हो जाता है, ठीक है। उसके लिए पर्याप्त होती है, इसलिए हाई स्पिन को लो स्पिन में चेंज कर देता है। जो ऑक्सीजन होता है ये हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड, हाई फील्ड नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, उच्च प्रबलता का क्षेत्र का लिगेंड होता है। जैसे कि आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इसमें हम बात करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं तो ये जो ऑक्सीजन होता है ये ऑक्सीजन हाई फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण से इसका काम क्या होता है, जब भी ये किसी मेटल के पास जाता है तो उस मेटल में जितना भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको पेयरिंग करने का कोशिश करता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ऑक्सीजन जैसे ही मेटल के साथ बाइंड करने के लिए आता है तो सबसे पहले वो आयरन 2+ का इलेक्ट्रॉन जितना रहता है उसको सबको पेयरिंग कर देता है। और पेयरिंग जब होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जैसे कि अभी कुछ देर पहले देखे थे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ और घटना होती है जो हाई स्पिन और लो स्पिन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया।
अब ये इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज क्यों नहीं होता उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो पिरामिडल संकुल का जो तनाव होता है ऊर्जा के मुक्त होने से, जैसे कि पहले पिरामिडल कॉम्प्लेक्स था, ये जो चेंज हो रहा है अष्टफलकी में ऑक्टाहेड्रल में, तो उस कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, ये पिरामिडल संकुल से जब ऊर्जा मुक्त होती है, जब लिगेंड बाइंड होता है तो ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होगी, तो ये ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन बनने पर, मतलब जब बाइंड हो गया तो उस प्रक्रम में चक्रण विनिमय ऊर्जा की हानि को संतुलित करने के लिए सहायता मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन अणु के जुड़ने की क्रिया से आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये जो एनर्जी निकल रहा है उस एनर्जी को क्या कर रहा है, जो पेयरिंग हो रहा है उसी में ये बैलेंस कर लेता है और ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करने नहीं देता है। इस कारण से इसका जो आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो +2 कंडीशन में है, चाहे हम अब हाई स्पिन के बारे में बात करें या फिर लो स्पिन के बारे में बात करें, दोनों ही कंडीशन में ये 2+ रहेगा, 2+ के कॉन्सेप्ट में ही रहता है। ठीक है, और ये उच्च से निम्न में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जब 3+ की कंडीशन कब मिलेगी, ये अब ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है इसका। यदि हम इसमें HCl या एसीटोन से इसको ट्रीट कर दें, किसको, ग्लोबिन को, तो हीमोग्लोबिन को, तो उससे ये जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो हट जाता है। तब ये हट जाता है और ये जल में विलगित हीम को अपनी ऑक्सीजन संवहन की क्षमता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। जब हम HCl एसीटोन से हीमोग्लोबिन को ट्रीट कर देंगे तो ग्लोबिन पार्ट अलग हो जाता है और जो जल में विलगित हुए जो हीम पार्ट है वो अपनी ऑक्सीजन की संवहन क्षमता को पूर्णतः खो देती है, समाप्त कर देती है और वायु से इजीली ये क्या हो जाता है, हीमेटिन में परिवर्तित हो जाएगा ऑक्सीकृत होकर वायु से इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हीमेटिन में चेंज हो जाता है। अब जब हीमेटिन में आयरन का ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं तो उस कंडीशन में अपने को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त होती है। ऐसे कंडीशन में आयरन उच्च चक्रण अवस्था में ही पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हम क्या किए रहे हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन जो देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन को क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम HCl मिक्स कर रहे हैं। HCl जैसे ही हम डालते हैं तो इसका जो हीम पार्ट है वो अलग हो जाएगा और इसका जो ग्लोबिन पार्ट है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये जो हीम है जब इसको हम जल योजित करते हैं ईजिली यहाँ पर ये क्या होकर लेगा, ऑक्सीजन से आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होकर ये हीमेटिन में चेंज हो जाएगा। ये हीमेटिन में जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो क्वेश्चन लेंगे हम, +3 कंडीशन में हीमोग्लोबिन की जैविक क्रिया का वर्णन करना है, या इसको दूसरे ढंग से कैसे पूछा जा सकता है, दूसरे स्टाइल में इसको, तो हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन के संचरण का वर्णन कीजिए। या तो आपको सिंपली ये क्वेश्चन दे सकता है, हीमोग्लोबिन के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। ऐसे अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग स्टाइल से आपको ये क्वेश्चन दे सकता है। इसका आंसर कैसे करना है इसको देखते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये मानव शरीर में पाया जाता है और मानव शरीर के जंतुओं में पाया जाता है। इसका जो मानव शरीर में अगर हम बात करें तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन के मुख्य कार्य अगर देखते हैं तो मुख्य रूप से कार्य इसका 2 कार्य होता है, मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं। जनरली ऐसे तो ये और कार्य करते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो 2 प्रकार से कार्य करेंगे। तो ये क्या क्या है, ऐसे और कार्य होते हैं, डिस्कस करेंगे उसको भी। तो हीमोग्लोबिन के आयरन परमाणु, हीमोग्लोबिन में जो आयरन परमाणु होता है ऑक्सीजन अणु के साथ बंध बनाता है और हीमोग्लोबिन रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा फेफड़े से ऊतक ऑक्सीजन का संवहन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, पकड़ लेता है और परिसंचरण तंत्र के माध्यम से फेफड़े से ऊतक तक ऑक्सीजन का संवहन करेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन मायोग्लोबिन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, मायोग्लोबिन क्या काम करेगा, ऑक्सीजन अणु को जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसके लिए ये स्टोर करके रखता है, मायोग्लोबिन संग्रहित करके रखेगा। ये इसका पहला काम हो गया। पहला काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना फेफड़ा से कहाँ तक, ऊतक तक, टिश्यू तक। दूसरा, हीमोग्लोबिन मांसपेशी में ऑक्सीजन मुक्त करने के बाद, हीमोग्लोबिन मांसपेशी में ऑक्सीजन को मुक्त कर देगा और मायोग्लोबिन को दे देता है। उसके बाद क्या करेगा, ये टिश्यू से ऊतक से CO2 को
अपने एमिनो समूह से बाइंड कर लेगा और इसको फेफड़े तक पहुंचा देता है। तो इसमें हम मेनली दो कार्य देखे, एक तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ऑक्सीजन को कहाँ से लेके जा रहा है, फेफड़े, लंग, फेफड़े से ये पकड़ा और इसको लेके चला गया टिश्यू के पास। अब ये टिश्यू से किसको पकड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ रहा है और इसको लेके चला जा रहा है किसके पास, ये सीधा सीधा फेफड़ा के पास। तो इस प्रकार से इसका प्रोसेस चलेगा, लंग से टिश्यू तो O2 और टिश्यू से लंग CO2। ठीक है, ये मेन दो कार्य हो गया। इसके साथ साथ और भी कार्य होते हैं, जो क्या है, तो हीमोग्लोबिन अभी हम देखें ऊतकों से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को तो हटा रहा है, साथ साथ हाइड्रोजन आयन को भी हटाता है। हाइड्रोजन आयन अगर इसमें फ्री फॉर्म में रहा तो एसिडिक कंडीशन बढ़ जाएगा, जो मानव शरीर के लिए या वहाँ पर जो टिश्यू के लिए वो हार्मफुल हो सकता है, तो उसको भी ये रिमूव करने का काम करता है। तो इसको हम समराइज कैसे कर सकते हैं, फेफड़े में हीमोग्लोबिन, Hb मतलब हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, हम इसके बारे में देख चुके हैं, और ये HbO2 के रूप में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। ये रक्त परिसंचरण के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसके माध्यम से टिश्यू पर पहुंचेगा और टिश्यू में ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये मायोग्लोबिन, 4 मायोग्लोबिन के साथ ये क्या कर लेगा, ऑक्सीजन को ये उसको ट्रांसफ़र कर देता है और हीमोग्लोबिन फिर से रिलीज हो जाता है। अब ये रिलीज होने के बाद ये CO2 को बाइकार्बोनेट के रूप में ये ट्रांसपोर्ट करता है। नीचे हम देखते हैं उसको। अब मेनली जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है उस पर आते हैं हम। जो हीमोग्लोबिन का मेन कार्य है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ये कैसे कैसे करता है इसको देखते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक का कार्य कर रहा है। हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन वाहक की क्रिया रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, उत्क्रमणीय होती है। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजनीकृत रूप को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और ऑक्सीजन रहित, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं ये हीमोग्लोबिन को। ठीक, ऑक्सीजन के स्थानांतरण में हीमोग्लोबिन में आयरन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही पाई जाती है, इसको हम पहले भी डिस्कस किए अभी। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आयरन निम्न चक्रण अवस्था में होता है तथा प्रतिचुंबकीय होता है। इस प्रकार ये इसका आकार सही हो जाता है और वो पोरफायरिन चक्र के केंद्र के छिद्र में आसानी से समा जाता है। ठीक है, जब ये निम्न चक्रण हो जाता है। तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं तो ये भी Fe2 अवस्था में होता है और उच्च चक्रण अवस्था में पाया जाता है तथा ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। ये सारा पॉइंट अभी हम डिस्कस किए। इसी पॉइंट को फिर से आपको एक फंक्शन में भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये उच्च चक्रण Fe2+ का जो आकार होता है निम्न चक्रण Fe2 की तुलना में 28% ये अधिक होता है। ठीक है, अतः डीऑक्सी हीमोग्लोबिन पोरफायरिन चक्र के केंद्र पर नहीं आ पाता। जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो ये पोरफायरिन केंद्र पर ये फिट बैठ जाता है और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेडी हो जाता है। ठीक, इस प्रकार ऑक्सीजन की उपस्थिति में Fe2 के इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा संकुल का आकार भी विकृत हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब जो पहले था वो से चेंज हो गया बोल रहे हैं। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीकरण नहीं होने देता। ये सब कंडीशन हम डिस्कस किए हैं, वही सब पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अणु को H2O के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, जब ये रिलीज करना होगा तब। बाद में हीमोग्लोबिन का प्रोटीन भाग H+ को अवशोषित करेगा। देखिए हीमोग्लोबिन का और जो कार्य आ रहा है वो यहाँ पर है। ठीक है, यह अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को दूर करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, वास्तव में अगर हम देखें तो ये जो CO2 है घुलनशील HCO3- बाइकार्बोनेट, ठीक है, तथा H+ में परिवर्तित हो जाता है। और रक्त में और कंपोनेंट जो होते हैं हीमोग्लोबिन के छोड़ के, जैसे कि प्लाज्मा होता है, वो बाइकार्बोनेट को आयन के रूप में, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, तथा जो हीमोग्लोबिन है वो H+ को दूर कर देता है, रिमूव कर देगा।
इस प्रकार से रक्त शिरा से जो वेन होता है उसके माध्यम से हृदय को ये चला जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ से फेफड़ों में भेज दिया जाता है। वहाँ से बाइकार्बोनेट आयन पुनः कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है, और रक्त पुनः ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए रेडी हो जाता है। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इसमें देखें हम सबसे पहले कि ये जो अपना ऑक्सीजन है, सबसे पहले ऑक्सीजन को पकड़ा हीमोग्लोबिन, यहाँ पर देख रहे हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में चेंज हुआ। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन को क्या कर देगा, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देगा, हीमोग्लोबिन स्वतंत्र हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, ये याद रखना है आपको। ये बाइकार्बोनेट के रूप में मेनली होता है। ये प्लाज्मा के थ्रू कहाँ चला जाता है, सीधा सीधा हृदय से होते हुए फेफड़ों पर पहुँच जाता है। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और साथ ही साथ ये जो हीमोग्लोबिन है H+ को भी पकड़ लेता है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर इसको शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो मेनली ये H+ आयन को भी हटाने का काम कर रहा है टिश्यू से, कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से रिमूव करने का काम कर रहा है और ऑक्सीजन को टिश्यू पर पहुँचाने का काम कर रहा है। तो हीमोग्लोबिन के अगर फंक्शन के बारे में बात किया जाए, जैविक प्रक्रिया के बारे में बात किया जाए, बायोलॉजिकल फंक्शन, तो हम इस प्रकार से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए जनरली ये 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो 3 या 4 मार्क्स के हिसाब से जस्टिफाई करेंगे तो आपको ये इतना सारा डिस्क्रिप्शन को देना पड़ेगा। आई होप ये क्लियरली समझ में आया होगा हीमोग्लोबिन का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट चलता है इसमें, उस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।